बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। दिल्ली के चुनाव में, दिल्ली के दंगल में किसका मंगल होगा ये तो समय ही बताएगा, जब विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन सूचियां जारी होना शुरू हो चुकी हैं और इन सूचियों में जो नाम सामने आ रहे हैं वो अपने अपने स्तर पे तैयारी और जनता के बीच जाना शुरू हो चुके हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जो कि मौजूदा स्थिति में विधायक भी हैं और वहीं पे अपने कामों को जनता के बीच में दोबारा से गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। कैंडिडेट्स की कितनी तैयारी है ये जानने के लिए हम उन्हीं कैंडिडेट से चर्चा भी कर रहे हैं। ऐसे में आज हम पहुंच चुके हैं राजेंद्र नगर विधानसभा सीट। जी हाँ, 2020 में जब चुनाव हुआ था तो राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ से विधायक चुन के आए थे, लेकिन 2022 में जब उपचुनाव हुए, उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया, तो उपचुनावों में दुर्गेश पाठक यहाँ की जनता के उम्मीदवार रहे, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रहे और जनता ने उनके नाम पे मोहर लगाई है। और अब पार्टी ने भी एक बार फिर इसी सीट से आम आदमी पार्टी ने दुर्गेश पाठक के नाम पे मोहर लगा दी है। तो अब कितना काम हुआ है विगत 2 वर्षों में, कितनी तैयारी आगे को लेकर है और राजेंद्र नगर की जनता के लिए क्या रूट मैप, क्या रणनीति दुर्गेश पाठक की है, ये हम सीधा उन्हीं से जानेंगे, सीधा उन्हीं से संवाद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं, दुर्गेश पाठक जी हमारे साथ में मौजूद हैं, राजेंद्र नगर विधानसभा से मौजूदा विधायक और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी। और चलिए फिर हम शुरुआत करेंगे, चूंकि ऑटो चालकों के लिए इतनी गारंटियां हैं। आइए सर, ऑटो चालकों के साथ ही हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत करते हैं और शुरुआत से ही शुरुआत करते हैं। 2013 में शीला दीक्षित को हराने में अगर कैंपेनिंग में नाम उठ के आता है तो दुर्गेश पाठक का उठ के आता है। तो वहाँ से जो जर्नी की शुरुआत हुई है, दुर्गेश पाठक अब जो हैं 2025 के चुनावों में आम आदमी पार्टी के वन ऑफ द बिगेस्ट फेसेस में एक, और जो काम है उसमें भी सबसे पहला चेहरा, सबसे पहला नाम आपका ही आता है। तो वहाँ से लेके अब तक का जो सफ़र ये रहा है और आगे इस सफ़र को कैसे बढ़ाना है, सबसे पहले तो यही बताइएगा। देखिए, मैं तो बहुत ही साधारण परिवार से आता हूँ और बहुत ही साधारण मिडिल क्लास के जो लोगों की इच्छाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती है, उसी तरह के हमारे भी इच्छाएं अपेक्षाएं थी। सिंपल सी एक नौकरी मिल जाए और जीवन ज़िंदगी चलता रहे। लेकिन समहाउ जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था और जब अन्ना आंदोलन हुआ तो मुझे इस देश के सिस्टम को समझने का काफ़ी समय मिला, काफ़ी टाइम मिला। और जो इंस्टीट्यूशंस रहे हैं पूरे देश के, उनको समझने में आया और कहीं ना कहीं समझ में आया कि हो सकता है हम चलो नौकरी कर लेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे, लेकिन कुछ लोगों को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और आप कह सकते हो उस समय तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं था कि कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। और हम पूरी तरह से इस पूरे सिस्टम में कूद पड़े और कूदने के बाद फिर पूरी तरह से अरविंद जी के साथ लग गए और जैसे नियति और दिल्ली के लोगों ने रास्ता दिखाया उस रास्ते पे चलते रहे। पिताजी चाहते थे कि कलेक्टर बने मेरा बेटा। पिताजी चाहते थे कोई नौकरी मिल जाए, बस इसको सरकारी नौकरी होनी चाहिए। कलेक्टर तो उनका एक्सट्रीम वो था, लेकिन उनको बस ये था किसी तरह से सेटल हो जाए, जो एक नॉर्मल माँ बाप चाहते हैं कि बस किसी तरह से सेटल हो जाए, ज़्यादा इधर 3-5 के चक्कर में ना लगे, बस इतना ही मेन उनका था। और सरकारी नौकरी से सरकार में शामिल होना, सरकार के कामकाज में शामिल होना, ये एक अलग ही सफ़र था, अलग ही टैंजेंट था जिस पे उतर आए। देखिए, हमारे लिए तो ये बहुत ही इट्स लाइक ड्रीम कम्स ट्रू। ठीक है, हम लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते थे, मैं तो बड़ा कभी सोच भी नहीं सकता था कि क्या कभी एमएलए भी बन सकते हैं। इसलिए शायद वो सोच नहीं पाए, तो आज भी चाल डाल में एमएलए वाली सिस्टम है नहीं। आज भी आपने ऑफिस में देखा, एरिया में आपने देखा, तो ऐसे ही है, ना कोई सिक्योरिटी है, ना कोई कुछ है, बाइक पे एक जगह से दूसरी जगह चले गए। तो वो अभिमान या वो घमंड या उस तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं आ पाई। लेकिन सच्चाई तो यह है कि कभी नहीं सोचा था कि यहाँ तक भी पहुँचेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपकी इंटेंशन ठीक हो, नीयत ठीक हो, कुछ करना चाहते हो, तो लोगों को लगता है यार कि एफर्ट तो मार ही रहे हैं। मतलब ये तो हो नहीं सकता कि पूरी दुनिया एक दिन में या 2 दिन में या 5 साल में 10 साल में बदल जाए। लेकिन मेन चीज़ होती है नीयत दिख जाती है लोगों की और उनको समझ में आ जाता है कि हाँ, ये कुछ करना चाहते हैं लोग। बिल्कुल, और काफ़ी कुछ किया भी है।
हम राजेंद्र नगर विधानसभा में हैं अभी। 70 विधानसभाओं में अगर हम इस विधानसभा की बात करें, इस क्षेत्र की बात करें, तो कैसे राजेंद्र नगर विधानसभा अपने आप में अलग है और कैसे इसे आपने अलग बनाया? देखिए, मेन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, राजेंद्र नगर एक तरीके से दिल्ली का दिल है, दिल्ली के केंद्र में आता है और एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं। वर्किंग क्लास में मिलेंगे, बिजनेस क्लास में मिलेंगे, जो कंप्लीट फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हैं वो भी मिलेंगे। तो मेरा एक जो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि इनके बीच में समन्वय बना के रखना, कि जो भी हमारे पास फंड है, जो भी हमारे पास ज़रूरतें हैं लोगों की, उसको एक मिसमैच ना हो और सही तरीके से उनके बीच में स्पेंड हो, काम हो। ये आप गेट देख सकते हैं, बहुत सुंदर गेट बना है। तो ये मेरा मेन वो था, क्योंकि जनरली राजनीति में देखा जाता है कि हमेशा ये आरोप लगते हैं कि भाई तुम वहाँ के काम करते हो, यहाँ के काम नहीं करते। तो ये ओवरऑल पहला पर्पज़ ये था कि किसी तरह से रोड्स का काम कंप्लीट हो जाए, पार्कों का काम कंप्लीट हो जाए। हमारे यहाँ 234 पार्क हैं, जिसमें लगभग 160 से 70 से ज़्यादा पार्क बहुत बुरे हाल में थे, क्योंकि सारे एमसीडी के अंदर आते थे। हमारी सरकार आने के बाद हमने तुरंत एफर्ट मारा कि किससे इन सारे पार्कों को ठीक कराया जाए। पार्कों के ऊपर काम कर रहे हैं, आज लगभग 150 से ज़्यादा पार्कों के अंदर काम चल रहा है। फिर उसके बाद रोड हो गया, लाइटों की बड़ा बुरा हाल था, लाइटों के ऊपर बहुत अच्छा काम किया। जो जे कॉलोनी थी, झुग्गियाँ थी, वहाँ पे सड़कें अच्छे से बनी है। सीवर के ऊपर काफ़ी काम किया है। तो जो पहला पर्पज़ ये था कि इस 2 साल में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक किया जाए, और उसको ठीक करने के बाद फिर सेकंड लेयर और थर्ड लेयर में पहुंचा जाए। सेकंड लेयर क्या है? काम करने के लिए जैसे 2 साल का आपके पास समय रहा, इसके पहले उपचुनाव के पहले वो मौका नहीं था। अब ये 2 साल में आपने लेयरिंग कर दी है, तो आगे के लिए क्या प्लान है, क्या मैनिफेस्टो रहेगा? अगर हम राजेंद्र नगर की बात करें, इसके बारे में सोचें, तो अक्सर दिमाग में आता है लोगों के कि एक कंजेस्टेड सा इलाका, कंजेस्टेड सा एरिया, खुली यहाँ पे चीज़ें नहीं होंगी। और पार्क की आपने बात की, पार्क में भी हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे किस तरीके से सौंदर्यीकरण का काम किया गया है? जो बिल्कुल पूरी तरह से कूड़ा होता था इस पूरे पार्क में, कंप्लीट एकदम, इसमें कुछ आप देख नहीं सकते। वॉकिंग ट्रैक बना पूरी तरह से, ब्यूटिफिकेशन वाली लाइट लगी, हम लोगों ने यहाँ पे ये हाई मास्क की लाइटें लगवाई, ये सारा काम किया। तो इस तरह से आप ऐसे समझो, ऐसे 100+ पार्क थे हमारे एरिया में जिनमें बुरा हाल था। अब इसके अंदर हम लोग कोर्ट्स का काम कर रहे हैं कि लोग वॉकिंग कर लें, और साथ में बीच में अगर हम बैडमिंटन कोर्ट बना लें, बास्केटबॉल कोर्ट बना लें, जिससे लोग बीच में खेल सकें। तो इस तरह से काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल पूरी विधानसभा के अंदर हर जगह आप देखोगे तो इसी तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। तो पहला जो मेरा एजेंडा ये था कि हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फिक्स करें। दूसरा जो एजेंडा था, हमारा ड्रेनेज सिस्टम बहुत ख़राब है, जिसके कारण सीवर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। अगर जनता मेरे को अगला मौका देगी तो मेरा नेक्स्ट जो काम होगा वो होगा ड्रेनेज के ऊपर। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जैसे मैंने बताया कि चल ही रहा है, कि हम कंप्लीट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर रहे हैं। सारे यूजीआर, हमारे 18 यूजीआर है, अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वेयर, जहाँ पे पानी एकत्रित किया जाता है और फिर एरिया में सप्लाई किया जाता है। क्योंकि ये सारे यूजीआर 35 साल, 40 साल, 50 साल पहले बने हैं। पॉपुलेशन अब मल्टीफोल्ड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इन यूजीआर को तोड़कर नया यूजीआर बनाना, कैपेसिटी बढ़ाना, जिससे हम लोगों को पानी दे सकें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से गुड न्यूज़ भी देना चाहता हूँ कि पूरी दिल्ली में पहली कॉलोनी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पांडव नगर करके है, पांडव नगर डीडीए फ्लैट, जहाँ पे हम 24 घंटे पानी भी सप्लाई शुरू कर रहे हैं। तो मात्र 2 साल के एफर्ट्स में हम कर रहे हैं, और हमारा ये प्रोजेक्ट 1.5 से 2 साल का है। तो अगर 1.5 से 2 साल में हम ऐसे चल सकते हैं, 1.5 से 2 साल में अगर हम ये प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट कर ले गए, तो आप मान के चलो कि हम पूरी तरह से वाटर के मामले में जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में थी, उसको हम पूरी तरह से ठीक कर ले जाएंगे। निश्चित तौर पे, क्योंकि अभी आपने बात की है ड्रेनेज सिस्टम की भी, और हाल फिलहाल में हादसा भी हुआ था जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा ब्लेम गेम खेला गया था। बीजेपी ने भी कोई मौका नहीं छोड़ा है, और निश्चित तौर पे ये मुद्दा दोबारा से भी उठाया जाएगा चुनाव जैसे जैसे तारीखें नज़दीक आ रही हैं। तो वहाँ से लेके अब तक जो उस कोचिंग के अंदर हुआ, हादसे अभी भी हो रहे हैं, और देश भर से कुछ ना कुछ सामने आ रहा है। हाल ही में जोधपुर में भी हादसा हुआ, जहाँ पे गैस लीक हो गई कोचिंग के अंदर, कई छात्राएं बेहोश हो गई। तो ये हादसे अभी भी हो रहे हैं। उस बड़े हादसे से क्या सीख, क्या सबक?
उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे यहाँ प्लानिंग के साथ काम नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा पहला पर्पज़ क्या है, पहला पर्पज़ है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना, दूसरा पर्पज़ है ड्रेनेज सीवेज सिस्टम इसको ठीक करना, और तीसरा पर्पज़ है ब्यूटिफिकेशन करना पूरी कॉलोनी की। होता क्या, ये कई जगहों पे देखने में मिलता है, ये सारी चीज़ें मिक्स चलती हैं, जिसका जहाँ जैसे इंटरेस्ट हो गया उस तरह से उसने करा दिया। ऐसे काम नहीं हो सकता। तो प्रॉब्लम ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में थी, 15 साल थे वो, उनका मेन काम था ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब है, आपको पता है। ड्रेनेज सिस्टम एक्चुअली है ही नहीं। ड्रेनेज सिस्टम लोगों ने अपना घर बना बना के कब्जा कर लिया। ड्रेनेज सिस्टम, ऐसी गलियां मिलेंगी जहां आपको ड्रेनेज का, आपको लगता है कि इसमें ड्रेनेज कहाँ बनाई, जगह ही नहीं है। तो जो प्लानिंग के साथ चीज़ें नहीं डेवलप हुई दिल्ली का, उसका एक बहुत बड़ा अभिश्राप दिल्ली के ऊपर लगा। दूसरा रीज़न ये है कि डीडीए हो गया, ये लैंड सारा डीडीए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। उनका काम है बिल्डिंग बाई लॉज को रेक्टिफाई करना, उसको ठीक करना, पॉलिसीज बनाना, कॉलोनियों को काटना, लेकिन उसका उनके में इंटरेस्ट नहीं होता। तो उसका रीज़न है कि जो आपको राजेंद्र नगर में हादसा दिखा या आगे कहीं भी आपको हादसा दिख सकता है, उसका रीज़न ये है। हम लोगों ने जो अभी काम कराया वो है कि आप हमारा पूरा अगर बजट और सारी चीज़ें देखेंगे, हम लोगों के पास अगर मान लीजिए 100 रुपये मिले तो उसमें हमने लगभग 15 to 20% जो पैसा है वो खर्च किया ड्रेनेज सिस्टम को बिल्ड करने में। उसके बाद हमने लगभग 40% के आसपास पैसा खर्च किया है रोड्स के ऊपर काम करने। 10 से 15% हमने खर्च किया है सीवरेज के ऊपर। 5 से 7% हमने पैसा खर्च किया लाइटों के ऊपर। उसके बाद जो कैपिटल वर्क के काम है, जैसे हमारे यहाँ ओपन चौपाल थे, अराउंड लगभग 35 से ज़्यादा चौपाल थे जो बहुत बुरे हाल में थे। आज आप जाओगे तो आपका भी मन करेगा यार यहाँ बैठे थोड़ी देर। उसमें हमने ग्रेनाइट के पत्थर लगवाए, स्टील के ग्रेट लगवाए, उसके चारों तरफ लाइट कराई, ब्यूटीफाई करा के। और वो कूड़ा घर होता था, वो कंप्लीट कूड़ा घर होता था। आपको लगता था यार यहाँ लोग कैसे रहते होंगे, इतना बुरा हाल था वो काम कर। तो इस तरह से हम लोगों ने अपनी पूरे जितना भी पैसा था उस पैसे को अच्छे से डिवाइड करके, प्लानिंग करके उसको खर्च किया। जहाँ जहाँ ज़रूरत थी, जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ पहले खर्च किया। और हम लोगों ने चुनाव जीतने के बाद मैंने एक बुकलेट बनाई थी जिसमें हर बूथ के ऊपर, हर गली में हमारे कार्यकर्ता जा जाके हमने नोट्स बनाए कि क्या क्या इश्यूज है, और फिर उसके ऊपर हमने प्रायोरिटीज बनाई कि फंड को कैसे, किस तरह से कहाँ कहाँ खर्च किया जाए। वालों में ब्लेम गेम बार बार आना ये राजनीति में देखा ही जाता है और ये आम बात है। हाल फिलहाल में कैग रिपोर्ट का बहुत ज़्यादा मुद्दा उठा था और कोशिश की जा रही है कि इसे चुनावों में भी भरपूर भुनाया जाए। कैग रिपोर्ट के लिए बीजेपी लगातार कह रही है कि ये जो 14 कैग रिपोर्ट्स पटल पे रखनी है वो ताबूत में आखिरी कील साबित होगी आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए। तो ये जो मुद्दा बढ़ाया जा रहा है, इस पे एलजी साहब की भी प्रतिक्रिया आ गई। इस पे कह दिया गया कि अनजस्टिफाइड डिले किया गया है, आप विशेष सत्र बुलाइए। सत्र खत्म होने के बाद में आपने रिपोर्ट पेश की, तो पूरा ब्लेम आम आदमी पार्टी सरकार पे ही क्यों? देखिए है क्या ना, बड़ी एक हमारे देश में बड़ी दुर्भाग्य सी चीज़ ये है कि अगर कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है तो कुछ शक्तियाँ लग जाती हैं उसको ये काम कैसे कर रहा है इस चीज़ में। आप ये बताइए, 2010 में दिल्ली का बजट था 20,000 करोड़ रुपए, 2015 में दिल्ली का बजट हुआ 25,000 करोड़ रुपए, मतलब हर साल 1,000 करोड़ बढ़ा। ठीक है, वही सिस्टम, वही जीएसटी रेट, जबकि जीएसटी मेरा ख्याल कम हो गई, बैट कम हो गया था 12% से, हमने हमारी सरकार बनी तो 12% से हमने 5% कर दिया बैट। 10 साल के शासनकाल में जब हमें दिल्ली मिली तो 25,000 करोड़ बजट होता था दिल्ली का, आज 80,000 करोड़ बजट है दिल्ली का। हमने 1 रुपया किसी से कर्जा नहीं लिया, हमने वर्ल्ड बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया, हमने किसी से कोई कर्जा नहीं लिया, हमने किसी तरह का कोई कर्जा नहीं लिया किसी से, ना हमने 1 रुपये का कोई टैक्स बढ़ाया किसी जनता के ऊपर। वही सरकार, वही सिस्टम, वही लोग। 25,000 करोड़ का बजट 80,000 करोड़ रुपए चला गया हमारा मात्र 10 साल के अंदर। तो सरकार तो फुल ऑन प्रॉफिट में है। आप कुछ भी कहते रहिए, आप कुछ भी आरोप लग, देखो विपक्ष का तो काम है कुछ न कुछ कहेंगे, उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन ओवरऑल जो चीज है मुझे लगता है कि मतलब आई एम नॉट, ये बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, भगवान से डर के बात कह रहा हूँ कि सारी सरकारों को, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं, आप देखिए आज यूपी में लगभग 80,000 करोड़ रुपए का घाटा है यूपी का बजट का, राजस्थान का प्रोबेबली 1 लाख प्लस के आसपास का घाटा होगा। सारे स्टेट्स का बजट जो है घाटे में चल रहा है।
सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का बजट प्रॉफिट में क्यों है और इतनी ज़्यादा बढ़क कैसे रहा है। आई थिंक सबको सीरियसली समझना चाहिए, सीखना चाहिए। हम सीखेंगे नहीं तो ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। और ये जो प्रॉफिट की बात हुई, इससे एक और बात ध्यान आई है कि हाल फिलहाल में महिलाओं के लिए भी, हालांकि ऐलान पहले ही कर दिया गया था, लेकिन 2100 रुपये राशि बढ़ा के देने का महिलाओं के लिए ऐलान किया गया है। फिर से सवाल वही खड़ा हुआ कि देंगे कहाँ से। बीजेपी पूछ रही है, और भी पार्टियां हैं, कांग्रेस भी है, बार बार यही पूछा जा रहा है कि आखिर ये पैसा, ये राशि देंगे कहाँ से। वही जो 25,000 करोड़ का बजट 80,000 करोड़ हो गया। पैसा बहुत है, पैसे की दिक्कत नहीं है। और यहीं से ये पैसा जो है जनता के हित में लगाया जा रहा है, काम में लगाया जा रहा है। मेन चीज़ क्या है ना कि आप जितने भी विदेश में अमेरिका का इकोनॉमिक मॉडल पढ़िए, सोशल मॉडल पढ़िए, यूरोप का इकोनॉमिक सोशल मॉडल पढ़िए, सिंगापुर का पढ़िए, जापान का पढ़िए, ऑस्ट्रेलिया का पढ़िए, जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं, वो सरकार का ये काम नहीं होता कि वो जनता से टैक्स ले और फिर पैसा खा जाए। सरकार का काम ये है कि जनता को कैसे प्रॉफिट मिले, कैसे चीज़ें उनके फ़ायदे में जाए, इसके ऊपर काम करना। सरकार का ये काम बिल्कुल नहीं है कि आज अमेरिका के अंदर आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, जिस दिन आपके पास रोज़गार नहीं है आपको सरकार मदद करती है, और आई थिंक वो बहुत ह्यूज अमाउंट देते हैं। आई थिंक प्रोबेबली $2,000 के आसपास शायद होता है, मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, लेकिन आप सोचो 1.5 लाख के आसपास रुपए देती है सरकार, अमेरिका की सरकार देती है। अब यूरोप की सारी मोस्टली डेवलप कंट्रीज अपने लोगों की मदद करती है, जापान मदद करती है, अमेरिका मदद, ऑस्ट्रेलिया मदद करती है। तो हम चाहते हैं तो है उनके जैसा बनना, लेकिन लोगों को फ़ायदा नहीं देना चाहते। भाई हम कहते हैं ना अमेरिका बन जाओ, हम तो अमेरिका बनने की जब बात करते हैं तो अमेरिका अपने लोगों के डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है। अमेरिका सिर्फ इसलिए नहीं काम करता कि हाँ टैक्स ले लो और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बना दो या बड़े बड़े पुल बना दो। अमेरिका करता है, वो ज़रूर पुल बनाता है, सड़क बनाता है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अमेरिका इसलिए है, यूरोप इसलिए है, इवन चाइना इसलिए है क्योंकि वो अपने ह्यूमन के ऊपर काम करते हैं, अपने लोगों के ऊपर काम करते हैं, उनकी एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं, उनकी हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, उनकी बाकी ज़रूरतों के ऊपर काम करते हैं, उनकी पोस्ट रिटायरमेंट पॉलिसी के ऊपर काम करते हैं, ओल्ड एजेस के लोगों के ऊपर काम करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ टैक्स लेके और आप सिर्फ वो कर रहे हो। और यही फॉर्मूला अपनाने की कोशिश भी की है। आगे मोहल्ला क्लिनिक भी है, वहाँ भी हम देखेंगे लगातार जो बदलाव किए जा रहे हैं, उसकी एक तस्वीर। 2 साल का समय था, क्या वो समय कम लगा? देखिए 2 साल तो ऑफकोर्स समय कम होता है अगर आपको कोई भी चीज़, बड़ी चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है। जैसे मैंने वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आपको बताया, ये लगभग 3-3.5 साल का प्रोजेक्ट है। आप कुछ भी करके प्लान करके बड़ी चीज़ करना चाहते हो। जैसे मेरा अगला मिशन यही है, ब्यूटिफिकेशन ऑफ द कॉलोनी। हमारी कॉलोनीज़ जो है ना बड़ी वियर्ड स्टेज में पाई जाती हैं कि हाँ कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। अगर कंप्लीट कैसी भी कॉलोनी हो, वो गेटेड हो, साथ ही साथ जो भी बेसिक चीज़ें ज़रूरतें हैं वो सारी चीज़ें ज़रूरतें मिले, वहाँ पे रहे। इसके ऊपर बेसिकली मेरा पूरा फोकस, नेक्स्ट जो फोकस है वो इसी के ऊपर काम है। कॉलोनीज़ की हम बात कर रहे हैं तो बार बार मुद्दा उठ के आ रहा है रोहिंग्याओं का, बांग्लादेशियों का, वोट काटने का। ये सारे चुनावी मुद्दों के तौर पे देखा जा रहा है। जनता अगर बाहर से देखे तो जनता को क्या मैसेज मिल रहा होगा? देखिए ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि अगर बांग्लादेश या रोहिंग्या जो भी हैं, पहले तो वो बांग्लादेश से आए कैसे हमारे पास, बीच में 7 स्टेट निकल गए, सेंट्रल गवर्नमेंट को पता नहीं चला, होम मिनिस्टर को पता नहीं चला। फिर उनका यूडी मिनिस्टर ये कहता है कि जो रोहिंग्या आए हैं उनको हम बक्करवाला में फ्लैट देंगे, उनके लिए वो फ्लैट भी देते हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं वो इस पर बिल्कुल उनका ध्यान नहीं है कि कैसे हम इस पूरे चीज़ को फिक्स करें, ठीक करें। बहुत सुविधाएं हैं। अगर हम युवाओं की बात करें, आजकल उनमें जो AQI का टर्म है बहुत ज़्यादा कॉमन हो चला है, और कंपैरिजन भी उतना ही ज़्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ गया है कि यहाँ का AQI इतना, वहाँ का इतना, दिल्ली NCR का इतना। तो AQI का जो मुद्दा है, हाल फिलहाल में ग्रैब 4 हटा था लेकिन दोबारा से लागू करना पड़ा। ये मुद्दा लेके हर कोई घेर भी रहा है। ये मुद्दा बीते कुछ सालों में बढ़ भी गया है, और जब जब चुनाव आते हैं तो पोल्यूशन एक ऐसा मुद्दा है जो कि अछूता नहीं रहता है। देखिए दिल्ली तो बेसिकली विक्टिम है। दिल्ली तो
दिल्ली तो पोल्यूशन करता नहीं है। दिल्ली के लोग, दिल्ली सरकार, हम पोल्यूशन नहीं करते। हम तो विक्टिम हैं। जो हमारे नियर बाय एरियाज़ में पराली जलती है, हमारे नियर बाय एरियाज़ में जो उसका पूरा धुआं दिल्ली में आता है, तो हम तो कुछ भाई, हम आसमान में तो दीवार खड़ी नहीं कर सकते कि भैया पराली का धुआं यहीं तक आएगा, इसके आगे नहीं आएगा। वो तो हम कर नहीं सकते। तो एक्चुअली देखा जाए दिल्ली तो विक्टिम है। तो अगर ब्लेम जाना चाहिए तो नियर बाय स्टेट्स को जाना चाहिए जो पराली जला रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर पंजाब पिछले 2 साल 3 साल की हमारी सरकार में अराउंड 60% से ज़्यादा पराली कम कर सकता है, तो हरियाणा भी कर सकता है, यूपी भी कर सकता है, राजस्थान भी कर सकता है। नियर बाय सारे स्टेट बीजेपी के हैं। वो चाहते हैं नहीं है कि ये ठीक हो, क्योंकि उनको लगता है कि इससे सीधे सीधे जो ब्लेम जाएगा अरविंद केजरीवाल। लेकिन दिल्ली के लोग जानते हैं हमारा इसमें कोई रोल ही नहीं है। ये मोहल्ला क्लिनिक है जो अभी हम लोगों ने बनवाया है यहाँ पे, और ये आप लोगों ने जो इससे पहले मोहल्ला क्लिनिक देखे होगा, और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंप्लीट चेंज है। ये कंटेनर के अंदर हम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, और यहाँ पे अराउंड 250 से ज़्यादा टेस्ट फ्री हैं आपके, सारी दवाइयाँ फ्री हैं, डॉक्टर आपको मिलते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। और अंदर भी जाके देखेंगे किस तरीके से सुविधाएं मिल रही हैं। यहाँ इलाज मिलता है अच्छा, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होती? कहाँ रहते हैं आप? 10घरा रहती हैं, 10घरा में रहती हैं। काफ़ी अच्छा इलाज होता है। विधायक जी ने ये मोहल्ला क्लिनिक नया बनवाया है। पूरी विधानसभा में काफ़ी जगह है जो जहाँ नज़दीक पड़ता है वहाँ से दवाई ले लेते हैं। बच्चे की तबीयत खराब हो, बीवी की तबीयत खराब हो, या कोई भी काफ़ी प्रकार के टेस्ट भी फ्री है यहाँ पे। जैसे दवाइयाँ सब तरीके की यहाँ मिल जाती हैं, कभी कोई कमी? सब तरीके की। मेरे भाई को, छोटे को एस्थलीन है, वो हर हफ्ते 200 रुपये की बाहर से लेता था। अब यहाँ पे आधार कार्ड दिखा के उसको फ्री मिल जाती है। अगर हम अब आगे की बात करें तो मैनिफेस्टो की बात करेंगे। मैनिफेस्टो जारी होगा, उसमें क्या कुछ मेजर पॉइंट्स रहेंगे सरकार की तरफ से भी, यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, और दुर्गेश पाठक की तरफ से भी राजेंद्र नगर विधानसभा की जनता के लिए? आई थिंक मेरा जो मेन फोकस है वो फोकस है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर कम्प्लीटली चेंज कर देना। जो मैंने आपको बताया वो 1.5 साल 2 साल का प्रोजेक्ट है, जिसके तहत हम हर घर को पानी साफ सुथरा अच्छा मुहैया करा पाएँ। दूसरा जो सबसे मेन चीज़ है, सीवरेज सिस्टम कम्प्लीटली चेंज कराएंगे, ड्रेनेज सिस्टम कम्प्लीटली चलाएंगे। ये 3 सबसे मेन चीज़ है। और चौथा है फिर एक एक कॉलोनी को अच्छे से कंसल्टेंट हायर करके ब्यूटीफाई करना। तो ये मेरा मेन है। पार्क भी इसमें मोस्टली पार्कों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, तो प्रोबेबली शायद इसी टर्म में हमारे मोस्टली पार्क ठीक हो जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट टर्म में उसको ब्यूटीफाई करना, कॉलोनी को ब्यूटीफाई करना। तो अगर मुझसे आप पूछोगे, रैंडम आपने भी पूछा, तो 4 ये मेन जो मेरा फोकस होगा। कंप्लीट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना, दूसरा हमारा जो सीवरेज सिस्टम ठीक करना, और ड्रेनेज सिस्टम कम्प्लीटली चेंज करना, और चौथा होगा कॉलोनी वाइज उसको ब्यूटीफाई करना। ये 4 प्रोबेबली मेरे सबसे बड़े ड्रीम होंगे जो ये करना चाहता हूँ मैं यहाँ की विधानसभा क्षेत्र के लिए। और चूंकि आप पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर भी हैं, तो एक जब बात होती है ओवरऑल दिल्ली के लिए भी, तब भी कुछ मुद्दे रहते होंगे। दिल्ली की जनता को क्या चाहिए वो ध्यान में रहता होगा, क्या फोकस? देखिए, निश्चित रूप से देखिए, दिल्ली को ओवरऑल हमारा जो एक बहुत बड़ा विजन था वो था यूरोपियन स्टैंडर्ड की सड़कें देना। हमने कुछ इलाकों में उसको ठीक किया, पायलट किया। वो चूंकि इन्होंने पिछले 1.5-2 साल से हमें जेल और इन सब चीज़ों में फंसा रखा। सत्येंद्र जैन साहब उसके बहुत मेन व्यक्ति थे, लगभग 24 महीने तक वो जेल के अंदर रहे, तो वो हमारा प्रोजेक्ट पीछे रह गया। आई थिंक कंप्लीट जो हमारी PWD रोड्स है, कनेक्टिंग रोड्स हैं, उसको हम यूरोपियन स्टैंडर्ड की बनाना चाहते हैं। वो बनते ही दिल्ली आपको अलग दिल्ली दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। वो हमारा मेन ड्रीम है, मेन पर्पज़ है। फिर जैसे यमुना की बात CM साहब ने कहा कि हम उसको नहीं कर पाए, उसको हम करेंगे। और बाकी चीज़ें जो सोशल पॉलिसीज़ हैं आम आदमी पार्टी की, चाहे वो महिलाओं के लिए 2100 रुपये देने की बात है, बुजुर्गों के लिए पेंशन की बात है, और भी जिस तरह की पॉलिसीज़ हैं वो धीरे धीरे अगले आपको 15-20 दिनों में, महीने भर के अंदर आपको हमें जितनी भी हमारी नई पॉलिसीज़ हैं, जो नया विज़न है दिल्ली को अगले 5 साल का, वो हम आपको देंगे। बिल्कुल। और ये मेरा आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि जेल की बात अब निकल ही आई है। एक काले धब्बे के रूप में लगातार इसे बताया जाता है कि आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में शराब नीति को ऐसे देखा जाता है, जिस वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ी तो आबकारी नीति की वजह से बिगड़ी, अपराध बढ़े तो आबकारी नीति की वजह से बढ़े।
लोगों की परेशानी बढ़ी, महिलाओं को परेशानी बढ़ी तो आबकारी नीति की वजह से बढ़ी। जेल भी गए, आप भी उसमें शामिल थे पूछताछ में। तो क्या ये एक बैकफुट पे सरकार का ये जो ड्यूरेशन रहा, टाइम ड्यूरेशन, आपको लगा कि बैकफुट पे आना पड़ा सरकार को कामकाज के लिहाज से या फिर जनता के बीच में? अगर पॉलिसी गलत होती तो हरियाणा में वही पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होती, अगर पॉलिसी गलत होती तो यूपी में वही पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के मोस्टली स्टेट्स ने हमारी पॉलिसी को कॉपी किया, उसमें थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी और अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर ली। तो पॉलिसी नहीं गलत थी, गलत ये थी कि हमने कर लिया इसलिए इनकी दिक्कत हो गई। देखिए, जब आप इतने बड़े फोर्सेस से लड़ते हैं तो जेल वोल तो गहना होता है। अन्ना जी क्या करते थे, जेल जाना तो अलंकार होता है, गहना होता है। जब आप एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहे हैं, तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। आपको ध्यान होगा, जब हम अन्ना आंदोलन करते थे तभी उठा के हमें कभी भी जेल के अंदर बंद कर देते थे। तो जेल इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन चीज़ है कि कुछ भी प्रूव नहीं कर पाए। आज सारे लोग बाहर हैं, जजेस ने, कोर्ट्स ने इनको डांटा है कि ट्रायल में एक दिन आपका केस नहीं चलेगा। ये एंड ऑफ द डे हम बाहर हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। दुर्गेश पाठक साहब हमारे साथ लगातार बने हुए थे और इनसे हमने जाना किस तरीके से अभी तक काम हुआ और आगे की क्या रणनीति है। बाकी तो जनता अपना हिसाब किताब लेगी ही, और कुछ ही समय में जब तारीखों का ऐलान होगा तब उस समय भी देखा जाएगा कि तारीखों के ऐलान के बाद जनता का क्या रुख रहता है, क्या मैंडेट जनता का रहता है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच जी। आज के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट शिव शंकर के साथ जी मीडिया के लिए शिवांगी द्विवेदी।